दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के उससे आगे के फैक्ट देखेंगे और ये जो फैक्ट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड में करा रहा हूँ। थोड़ी सी डिफिकल्टी या टिपिकल लग रहे होंगे आपको, थोड़ा सा टफ लग रहे होंगे क्योंकि उसका कोई लिंक नहीं है, यानी कोई आधार नहीं है। लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और एनसीईआरटी फैक्ट करके ही हम एग्ज़ाम में ये चाहते हैं कि हम लोग बैठें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ फैक्ट एनसीईआरटी की करा दूँ, हिस्ट्री वगैरह के, ज्योग्राफी के वगैरह के, इकोनॉमी के तो करा दिए मैंने, पॉलिटी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि पॉलिटी जितना एनसीईआरटी में दी है वो पॉलिटी की वीडियो मैंने जो कराई है आपको, संविधान और राज्य व्यवस्था वाला एक फोल्डर होगा, वहाँ से आपका वो कवर हो जाएगा, उतना आपको देख लेंगे, तो उससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं उससे आगे के फैक्ट की। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले के 3 या 4 वीडियो मैंने जितनी दी हैं मध्यकालीन भारत की, आपने वो कवर कर ली होंगी। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान देना, जो ये आपकी चल रही है फैक्ट वाली, ये आपकी लगभग अब कितनी जो वीडियो बची हैं, 5 से 6 वीडियो बची हैं। ठीक, मतलब 5 से 6 नहीं, 2 से 3 वीडियो इसकी और आएंगे। ठीक है, यानी टोटल मिला के 2-3 वीडियो अगर आपकी इसकी आती तो आपका ये काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे आगे शुरुआत करते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, विजयनगर साम्राज्य। क्या बताया था? विजयनगर साम्राज्य। इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, हरिहर प्लस बुक्का। ये क्या था, साउथ की ओर था, मतलब जो कर्नाटका वगैरह का इलाका है वहाँ इनका साम्राज्य था। ठीक है, हरिहर प्लस बुक्का। अब ये जो विजयनगर है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि एक ही विजयनगर, इसमें बहुत से वंश शासन कर रहे थे। तो इसकी स्थापना पूछता है आपसे, हरिहर और बुक्का ने की थी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि किस वंश के समय इसकी स्थापना हुई थी। तो दिल्ली में उस टाइम सेंटर पे तुगलक वंश शासन कर रहा था, तुगलक वंश। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको ये जो तुगलक वंश है इसका शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय शासन हो रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। 1336 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना लगभग कब हुई थी, 1336 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। और ये हरिहर और बुक्का, इससे पहले एक मतलब वंश हुआ करता था, उसका नाम था काकतीय वंश। उस काकतीय राजवंश के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखो, ये काकतीय वंश के सामंत थे, काकतीय वंश के सामंत, काकतीय वंश के क्या थे, सामंत थे। एक चीज आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछता है कब हुई थी, कौन उस टाइम दिल्ली का शासक था, एक फैक्ट ये याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और राज्य बना था साउथ इन्हीं के आसपास, उसका नाम था बहमनी साम्राज्य। क्या था, बहमनी साम्राज्य। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये भी दिल्ली में कौन था, तुगलक वंश शासन कर रहा था। तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हसन गंगू नाम के, यानी अलाउद्दीन हसन नाम के व्यक्ति ने 1347 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसको इंडिया में जनरली हसन गंगू बोला जाता है, पेपर में भी हसन गंगू ही आता है। ब्रैकेट में लिख दो अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन नाम की व्यक्ति ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। और ये जो बना था 1347 ईस्वी में, और उस टाइम दिल्ली में किसका शासन था, तुगलक वंश का ही शासन हुआ करता था। ये आप लोग याद रखना है। ठीक है, तो दिल्ली में भी किसका शासन था, तुगलक वंश का। तो किसके शासन के समय, तुगलक वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश कहाँ पे शासन कर रहा था, दिल्ली में शासन कर रहा था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, जैसे ही विजयनगर साम्राज्य बना था, इन लोगों ने प्रारंभ में क्या किया, एक प्रकार की कोऑपरेटिव यानी सहयोगी यानी सहकारी, एक प्रकार के आप लोग कह सकते हैं, यानी कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ व्यवस्था इनके शासन व्यवस्था में स्टार्टिंग में पाई जाती थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि साम्राज्य में प्रारंभ में कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ व्यवस्था थी, तो विजयनगर। ठीक है, तो लिखो प्रारंभ में कोऑपरेटिव, प्रारंभ में कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ व्यवस्था, कॉमनवेल्थ व्यवस्था थी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि क्योंकि ये विजयनगर था, तो यहाँ ऐसा नहीं था कि एक ही शासन करते, इन्हें मिलजुल के स्टार्टिंग में शासन किया। उसके लिए जनरली ये कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ शब्द का क्या किया गया, यूज किया गया, ये याद रखना। ठीक है, अब देखिए, जो हरिहर और बुक्का थे, ये 2 भाई थे, इनको प्रारंभ में अलाउद्दीन की, ये सॉरी मोहम्मद तुगलक ने जबरन पकड़ के, जबरन बंदी बना के इनको इस्लाम धर्म में दीक्षित कर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि हरिहर और बुक्का को प्रारंभ में जबरन किसने इस्लाम धर्म में दीक्षित किया, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसके नीचे लिखो, हरिहर बुक्का को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित किसने किया था, हरिहर व बुक्का को बंदी बनाकर, बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित, यानी इस्लाम धर्म में किसने इसको दीक्षित कर दिया था, यानी इस्लाम धर्म में पढ़ाया था। ठीक है, दीक्षित यानी उसकी शिक्षा, इस्लाम में दीक्षित, इस्लाम में दीक्षित किसने किया था, मोहम्मद बिन
तुगलक के द्वारा। अब जब ये इस्लाम में दीक्षित हो गए थे, पुनः इसका हिंदू में दीक्षित जो किया था, यानी गुरु विद्याधरण थे, इनको इस्लाम से पुनः हिंदू में दीक्षित करने वाले। ठीक है, तो इसके नीचे एक एरो लिख लीजिए, गुरु विद्याधरण लिख लीजिए, गुरु विद्यारण्य लिख दीजिए। क्या लिखोगे? गुरु विद्यारण्य ने इनको क्या किया था, अपने आप में हिंदू में पुनः दीक्षित कर दिया था। ठीक है, तो इसमें लिखो हिंदू से पुनः, मतलब इस्लाम से पुनः हिंदू में दीक्षित, इस्लाम से पुनः हिंदू में क्या कर दिया था, दीक्षित, हिंदू में क्या कर दिया था, पुनः इनको दीक्षित कर दिया था। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो इनको किसने किया, उसके बाद पुनः इनको किसने किया, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, विजयनगर जो सेना थी इनकी, काफ़ी मजबूत इनके पास सेना वगैरह भी हुआ करती थी। तो विजयनगर साम्राज्य में ऐसा कौन सा शासक था जिसने सेना को मजबूत करने के लिए अधिकतम मुस्लिमों को भर्ती कराया? तो लिखो, विजयनगर साम्राज्य में सेना को मजबूत करने हेतु, सेना को मजबूत करने हेतु अधिकतम मुस्लिम भर्ती किसने किए? अधिकतम मुस्लिम किसने भर्ती किए थे? उस शासक का जो नाम था वो तो अपने आप था देवराय द्वितीय। कौन था? देवराय सेकंड था, और इनके शासन का सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था वो देवराय सेकंड। ठीक है, इनके शासन का सबसे प्रतापी, ब्रैकेट में लिखो, इनके शासन का सबसे प्रतापी या महान राजा कौन था? देवराय द्वितीय था। इसी ने क्या कहता, सेना को मजबूत करने तो अधिकतम मुस्लिमों को भर्ती अपनी सेना में कराया था। ये कौन था? देवराय सेकंड था। ये पता होना चाहिए। ठीक है, इनके शासनकाल में एक पुर्तगाली या लेखक या यात्री आया था, उसका नाम था नुनीज। ठीक है, तो नुनीज इन्हीं के शासनकाल में आया था, और एक फारस का था अब्दुल रज्जाक, जो कि देवराय द्वितीय के शासन में आया था। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखो एक क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? अब्दुल रज्जाक लिखना है। ठीक है, यानी अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बता देना? देवराय द्वितीय। तो लिखो अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक भारत आया। ठीक है, किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय। मैंने लिखा ना ऊपर देवराय द्वितीय, ये क्वेश्चन पूछता है, और ये कहाँ का था? फारस का यात्री था, फारस यात्री था अब्दुल रज्जाक द्वितीय, भारत आया था। और इस विजयनगर साम्राज्य में पुर्तगाली लेखक आया था, उसका नाम था नुनीज। क्या था? नुनीज। तो लिखो नुनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? पुर्तगाली क्या था? लेखक था। ठीक है, पुर्तगाली यात्री व लेखक लिख लो इसको। नुनीज विजयनगर साम्राज्य में आया था, इसका पुर्तगाली लेखक था अपने आप में, जो कि विजयनगर की यात्रा में आया था। इसी टाइप की हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अब्दुल रज्जाक वाला तो स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पेपर में आता है। अब्दुल रज्जाक जब भारत में आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था और विजयनगर साम्राज्य में आया था। ये आपको क्या चलना पता होना चाहिए। अब देखो, बहमनी इसी के साथ साथ साउथ इंडिया में दूसरा शासन वर्ग मतलब स्थापित हुआ था इन तुगलक के समय में। तो बहमनी वंश का ज़्यादा तो अब हमने इतना डिटेल से पढ़ना है नहीं, हमें ये पता होना चाहिए हल्का आइडिया। देखो, एक इनके शासनकाल में एक बहमनी राजा हुआ करता है जिसने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था। ठीक है, और उसने क्या किया, साउथ इंडिया में राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थापित करने वाला था अहमद शाह बहमनी। ठीक है, तो लिखो बहमनी साम्राज्य की राजधानी, बहमनी की राजधानी, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बहमनी की राजधानी जो शिफ्ट की थी अपने आप में कहाँ किया था? राजधानी गुलबर्गा से बीदर शिफ्ट किया था। बहमनी की राजधानी गुलबर्गा से बीदर, गुलबर्गा से बीदर किसने शिफ्ट किया था? अहमद शाह बहमनी ने। ठीक है, तो इसको किसका आंसर लिखोगे? गुलबर्गा से बीदर, इसका नाम है अहमद शाह बहमनी। क्या लिखोगे? अहमद शाह बहमनी, अहमद शाह बहमनी। ये अभी हम थोड़ा सा साउथ का देख रहे हैं। ठीक है, विजयनगर और बहमनी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख रहा हूं मैं, उसके कराता हूं, उसके बाद हम लोग आगे को देखेंगे। अब देखो, कृष्णदेवराय आपको पता है कि कौन से विजयनगर साम्राज्य का था। और विजयनगर जो साम्राज्य था, ऐसा नहीं कि वहां एक ही शासन करा था, तुलु वंश था, काकतीय अलग अलग थे। तो जो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय था वो किस वंश का था? तुलु वंश का। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेवराय लिखो, ये किस वंश का था? कृष्णदेवराय ये था अपने आप में तुलु राजवंश का, तुलु राजवंश का था। ठीक है, कृष्णदेवराय किस वंश का था? तुलु राजवंश का था। और ये बहुत बड़ा संस्कृत और तेलुगु का विद्वान था। इसी ने क्या लिखी है? अमुक्त माल्याद लिखी। ठीक है, संस्कृत व तेलुगु का विद्वान था, ये तेलुगु विद्वान था। ठीक है, संस्कृत व तेलुगु का विद्वान था, लिख लो ये कृष्णदेव राय। और इतालवी यात्री पेश इसके दरबार में आया था। एक इतालवी यानी इटली का यात्री था, इतालवी यात्री लिखो, इतालवी यात्री पेश इसके दरबार में आया था। ठीक है, इतालवी यात्री पेश इसके दरबार में आया था।
इसके दरबार में आया था, ये आपको पता होना चाहिए। इतालवी यात्री पेस किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, ठीक है। अब इनके शासनकाल में यानी दक्षिण में एक शब्द चलता था अमरम। अमरम किसको बोलते थे? राजस्व क्षेत्र जो सैनिकों को दिया जाता था उसको अमरम बोला जाता था, ठीक है। तो अमरम का क्या मतलब होता था? इनके शासनकाल में एक रेवेन्यू का इलाका होता था जो सैनिकों को दिया जाता था। अमरम राजस्व क्षेत्र जो सैनिकों को दिया जाता था, राजस्व क्षेत्र जो सैनिकों को दिया जाता था, क्षेत्र जो सैनिकों को दिया जाता था, क्या बोला जाता था? अमरम। सैनिकों को दिया जाता था वो क्या कहलाता था? अमरम कहलाता था। ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला आता है एक पालीगार होते थे। पालीगार किसको बोलते थे? नायक सरदार। आपने सुना होगा पालीगारों का विद्रोह, ये वो। पालीगार इनके शासनकाल में क्या थे? नायक सरदार थे, ठीक है। एक प्रकार के सरदार थे, सरदारों के नायक हुआ करते थे। इनके पास हाथी घोड़े या पैदल सेना होती थी, तो नायक सरदार लिख लो, नायक सरदार। इनके पास क्या होता था? पैदल सेना, ठीक है। इनके पास की लीड करते थे पैदल सेना, उसके साथ हाथी सेना, घोड़े की सेना, हाथी घोड़ा इनके पास क्या होता था? सेना के रूप में होती थी, ठीक है। ये अश्व सेना, पैदल सेना, हाथी सेना, ये सब चीजें पालीगारों के पास होती थी, जो नायक सरदार कहते थे। अब एक फैक्ट एनसीईआरटी में मुझे मिला, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, देखो जब पेपर आप देने जाते हो एक क्वेश्चन ऐसा आता है बहुत टिपिकल आ जाता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, हमें लगता है यार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। लेकिन आपने वास्को डिगामा का नाम सुना होगा, भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्रियों में से एक था, जो कि कहाँ पहुंचा था? कालीकट के तट पे। तो एक गुजराती अपने आप में नाविक हुआ करता था जिसने उसका मार्गदर्शन किया था, उसका नाम क्या था? अब्दुल मजीद, ठीक है। तो लिखो गुजराती पायलट जिसने वास्को डिगामा का कालीकट तक मार्गदर्शन किया। पूरा लिखना, गुजराती नाविक यानी गुजराती पायलट जिसने वास्को डिगामा कहाँ का था? ये पुर्तगाल का, ठीक है। जिसने पुर्तगाली यात्री था ये, जिसने वास्को डिगामा कहाँ पे पहुंचा था? कालीकट के तट पे। जिसने वास्को डिगामा का कालीकट तट तक मार्गदर्शन किया, कालीकट के तट तक मार्गदर्शन किया, तट तक मार्गदर्शन किया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। ये अपने आप में कौन है? इसका नाम अब्दुल मजीद। कौन था ये? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद यानी कालीकट तक की यात्रा में गुजरात का पायलट जिसने ये क्या कहते हैं वास्को डिगामा की अपने आप में क्या किया था? इसका मार्गदर्शन किया था, उसका नाम था अब्दुल मजीद था, ठीक है। ये आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की थी, कहाँ का था? ये भी पता होना चाहिए आपको, कॉमेंट सेक्शन में बता देना कहाँ का था, ठीक है। तो लिखो क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का निवासी था? क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का निवासी था? ये कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। कहाँ का निवासी था? किस देश का निवासी था? इसने क्या की थी? अमेरिका की खोज की थी। इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या कर देंगे? बता देंगे मुझे, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था और इसने किस देश का निवासी था, कहाँ की इसने यात्रा की थी, मतलब किसकी खोज की थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब देखो विजयनगर साम्राज्य में कुरौवे शब्द चलता था, जिसका बहुत फेमस कुरौवे शब्द, उसका अर्थ होता था चावल की एक किस्म थी, ठीक है। तो लिखो विजयनगर साम्राज्य में कुरौवे क्या था? मत लिखो कुरौवे लिख दो, कुरुवे लिखो, कुरुवे। ये क्या होता था? चावल की एक किस्म होती थी, ठीक है। कुरुवे ये क्या होती थी? चावल की एक किस्म होती थी। तो विजयनगर साम्राज्य में कुरौवे क्या थी? चावल की किस्म लिखो, एक चावल की एक वैरायटी थी, ठीक है। चावल की एक किस्म हुआ करती थी, ये किस्म क्या था? कुरौवा हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य में। एक वाला आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। अब आता है यहाँ से विजयनगर वगैरह से ऊपर हम लोग निकलते हैं। आप थोड़ा सा इसके टाइम पे चित्तौड़ वगैरह में एक बहुत फेमस स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, पेपर में आता है, आप लोगों ने सुना होगा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया? राणा कुंभा ने। लिखो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा। चित्तौड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। यहाँ पे कीर्ति स्तंभ है बहुत फेमस, वो किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। ये क्वेश्चन जो है सेलेक्ट कर करके निकाले जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, जो लगता है कि मुझे हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक अजीब सी लड़ाई का नाम आपने मतलब सुना नहीं होगा, घटोली की लड़ाई, इतिहास में है, हम पानीपत वगैरह पढ़ के जाते हैं, पता लगा घटोली की लड़ाई पूछ दिया उसने। ये जो घटोली की लड़ाई हुई थी किसके मध्य हुई थी? ये हुई थी इब्राहिम लोदी, यानी इब्राहिम लोदी लोधी वंश का था, और राणा संघा के बीच, ठीक है। राणा संघा और इब्राहिम लोदी, राणा संघा प्लस इब्राहिम लोदी,
प्लस इब्राहिम लोदी के मध्य क्या हुई थी, घटोली की लड़ाई हुई थी। एक ये थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। अब आता है आगरा नगर की स्थापना और उसको राजधानी, आगरा की स्थापना प्लस राजधानी किसने बनाया था, सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना प्लस राजधानी इसको किसने बनाया था, सिकंदर ने, ठीक है, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ने इसको बनाया था। और इस सिकंदर लोदी ने पैमाइश का एक तरीका गजे सिकंदरी चलाया था। पैमाइश का तरीका, पैमाइश का तरीका गज ए सिकंदरी, गजे सिकंदरी किसके द्वारा, ये बहुत आता है पेपर में, गजे सिकंदरी पैमाइश का जो तरीका था किसके द्वारा चलाया गया था, सिकंदर लोदी के द्वारा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आता है आपका कश्मीर का अकबर। ये सब वहीं आपको फैक्ट मिलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब ये मेडवर्ल्ड कश्मीर का, इसके तुरंत बाद एंशिएंट चलेगी, ठीक है। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, जलालुद्दीन को, ठीक है, यानी जैनुल आबिदीन उसको बोला जाता है। कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन को क्या बोला जाता है, कश्मीर का अकबर बोला जाता है। इसने कई वहाँ पे रिफॉर्म किए थे, यानी सुधार वगैरह कराए थे। उसी क्रम में इसका एक और चीज़ बहुत फेमस है, इसने महाभारत व राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था, इसने भी कराया था, ठीक है। तो लिखो महाभारत प्लस राजतरंगिणी, राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद करवाया था, इसने भी करवाया था। अब इसने, इसका ये मतलब नहीं कि इसी ने कराया था, ठीक है, राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद कराया था। और जो राजतरंगिणी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, पेपर में पूछता है, कल्हण के द्वारा। राजतरंगिणी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल्हण द्वारा रचित है, ठीक है। राजतरंगिणी के लेखक पूछता है कौन है, कल्हण के द्वारा रची गई है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है राजतरंगिणी जानकारी देता है कश्मीर के इतिहास की, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है, कश्मीर के इतिहास की जानकारी देता है राजतरंगिणी, हाँ, इतिहास की जानकारी, ठीक है, राजतरंगिणी में मिलती है आपको। ये किसके द्वारा लिखी है, कल्हण के द्वारा लिखी गई है। आप लोग इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखो, जैसे ये दिल्ली वगैरह, दिल्ली सल्तनत में शासक वर्ग हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, फिरोज शाह तुगलक हो, या अपने आप में अलाउद्दीन खिलजी वगैरह जो भी हैं, अलाउद्दीन वगैरह, तो इन लोगों के समय में दिल्ली में एक बहुत प्रचलित चीज़ चली थी, उसको बोलता है अरेबेस्क। अरेबेस्क क्या होता था, सजावट का एक तरीका होता था। तो लिखो क्या है, अरेबेस्क, ये क्या था, सजावट का तरीका, सजावट का तरीका। अब आप कहोगे कि सर क्या सजावट होता होगा इससे, इससे क्या होता था, जैसे ये लोग कोई इमारत वगैरह बनाएंगे या कोई मतलब अपने आप में स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसमें क्या करते थे ये, जैसे तुर्क इमारत या गुंबद बना दी, ठीक है, तो इसमें क्या करते थे, उसके दीवार के बाहरी ओर अलग अलग डिज़ाइन टाइप का बना देते थे, फूल वगैरह, या कुरान वगैरह जो होता है उसकी आयतें वगैरह है उसको लिख देते थे। ओवरऑल जो इमारत और गुंबद है उसमें सजावट का तरीका था, ठीक है, इमारत प्लस गुंबद बनाते थे, ठीक है, गुंबद में लिख दो, सजावट का तरीका। आप समझ जाओगे कि अरेबेस्क क्या होता था, सजावट का एक तरीका होता था। अब देखो, आप लोगों ने कुतुब मीनार तो सुना ही होगा। कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था दिल्ली में, एक बार UKSSR ने उसकी ऊंचाई पूछ दी थी, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो देख लेना कितनी है, समथिंग 71 या 72 मीटर ऊंचा, इस टाइप का है कुछ, देख लेना, एक बार चेक कर लेना। तो जो अरेबिकस है वो सजावट का एक तरीका होता है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि जैसे आपका कुतुब मीनार है, इसको किसकी याद में बनाया गया था, ठीक है, तो लिखो कुतुब मीनार को किसकी याद में बनाया गया था, कुतुब मीनार को किसकी याद में बनाया गया था, किसकी याद में बनाया गया था, ठीक है। जो कुतुब मीनार था ये बनाया गया था बख्तियार काकी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका नाम है सूफी संत बख्तियार काकी, ठीक है, सूफी संत बख्तियार काकी की याद में, सूफी संत बख्तियार काकी की याद में इसको क्या किया था, बनाया गया था। और जो ये कुतुब मीनार है, इसको बनाने का कार्य जो प्रारंभ किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। मैंने बहुत बार बताया है, पूर्ण किसने कराया, इल्तुतमिश ने, और मरम्मत आगे जाके फिरोज शाह तुगलक वगैरह करते रहे थे, ठीक है। यानी इसमें 3 शासकों का हाथ है। ये जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था इसको, ठीक है, मैंने आपको बताया था। पूरा किसने किया था इसको, इल्तुतमिश ने क्या किया, इसको पूर्ण किया था, ठीक है। और आगे जाके फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई थी। तो देख लो, इसका जो काम था इल्तुतमिश के पूर्ण कराया, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत वगैरह आगे कराई थी, कुछ मंजिला वगैरह जोड़ दिया था, ठीक है, उतना नहीं पूछता। ये आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार जो है, इसकी हाइट चेक कर लेना 1 मिनट है, 71 या 74 है, मेरे ख्याल से 71 पॉइंट कुछ है, इस टाइप का है।
तो अगला देखो, अब इस कुतुब मीनार के पास ही एक दरवाजा बनाया गया है इसमें एंट्री के लिए, जिसको बोला जाता है अलाई दरवाजा। वो किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है, तो अलाई दरवाजा का निर्माण लिखो, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण किया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। ये आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसी कुतुब मीनार की बाउंड्री में इसको किया था। अब देखो, इस दौरान जब हमने ये पढ़ा तो यहाँ से सूफी और भक्ति आंदोलन चालू हो गया था। यानी जो मुस्लिम शासक यानी दिल्ली सल्तनत पे रूल हो रहा था, इसी दौरान भारत में एक उदय हुआ एक चीज़ का, जिसको बोला जाता है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कबीर, मीरा, सूरदास, तुलसीदास, ये रैदास, ये सब लोग क्या हुए थे? भक्ति आंदोलन को चैतन्य जी बढ़ा रहे थे। अलग अलग क्षेत्रों में भारत में भक्ति परंपरा शुरू हो गई थी। ठीक है, लोगों ने सब चीज़ मोह माया छोड़ के भक्ति को चले गए थे। उसी क्रम में मुस्लिम वर्ग में एक नया आंदोलन शुरू हुआ, उसको बोला जाता है सूफी आंदोलन। सूफिस्ट वहाँ से भारत में आने शुरू हुए और सूफी लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आजकल भी सुनते हैं आप लोग सूफी म्यूजिक वगैरह, वो गायन शैली के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। ठीक है, सूफी, तो भारत में सूफी शुरू हो गया था। तो उन्हीं में से एक शब्द आता है खानकाह। ये क्या होता था? सूफी आश्रम हुआ करता था। ठीक है, खानकाह, ये किसको बोला जाता है? सूफी आश्रम। सूफी आश्रम, सूफी लोग जो होते थे गायन के माध्यम से क्या करते थे? अपना जीवन, मतलब गायन का मतलब एक प्रकार का सॉन्ग वगैरह गाते थे उस टाइम पे। अभी भी होता है सूफी सॉन्ग, आपने सुना होगा, खानका। ठीक है, सूफी आश्रम, गायन के माध्यम से प्रभु की लीला करने वाली, समझ लीजिए। खानका क्या होता था? सूफी आश्रम हुआ करता था। ठीक है, अब देखो भारत में जैसे ये सूफी वगैरह आएगी, इसमें एक चिश्ती संप्रदाय था। इसमें दो होते थे, एक चिश्ती सहारदवर्दी इस टाइप से होते थे। तो चिश्ती संप्रदाय है, उसको जो शुरू किया गया है, उस सिलसिले को मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो क्वेश्चन आता है, भारत में चिश्ती किसने चलाया था? ठीक है, भारत में चिश्ती, यानी भारत में जो चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला था, वो किसका था? चिश्ती सिलसिला ये चलाया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा क्या किया गया था? चलाया गया था। ये आप लोग ध्यान रखना, ये पेपर में पूछता है। ठीक है, जो चिश्ती सिलसिला था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चलाया गया था, ये पेपर में आता है। और इसी में से, इन में से एक को जो बोला जाता है सिद्ध पुरुष बोला जाता है। ये बहुत फेमस में, किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष बोला जाता है? किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष बोला जाता है? ये था निजामुद्दीन औलिया। क्या था इनका नाम? निजामुद्दीन औलिया था। इसको ध्यान रखना। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया को क्या बोला जाता है? सिद्ध पुरुष बोला जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें दो टर्मोलॉजी आती हैं ये इसमें। ठीक है, एक को बोला जाता है बासरा और दूसरे का बोला जाता है बेसरा। ये क्या होता था? बासरा और बेसरा। बासरा ऐसे लोगों को बोला जाता था जो इस्लामी कानून को मानते थे, यानी बासरा बोला जाता था इस्लामी कानून को मानने वाले, इस्लामी कानून को मानते थे, जिसको क्या बोलता था? क्या बोला जाता था? बासरा। और बेसरा जो बोला जाता था इस्लामी कानून को नहीं मानते थे, इस्लामी कानून को नहीं मानते थे। ठीक है, कौन लोग? बेसरा लोग जो है इस्लामी कानून को नहीं मानते थे, ये ध्यान रखना। और ये जो बेसारा है, यानी ये जो इस्लामी कानून को नहीं मानते थे, अब जो चिश्ती संप्रदाय और सौहार्दवर्दी है, वो बासरा श्रेणी में आता था। यानी जो ये बासरा है, इसी के अंदर आपका चिश्ती आते थे, यानी चिश्ती आप लोग लिख लो। और दूसरा एक इन्हीं में सूफी संत की दूसरी जो शाखा थी, उसको बोला जाता था क्या? सौहार्दवर्दी। ठीक है, बोला जाता था सौहार्दवर्दी, वर्दी। तो ध्यान रखना, ये जो चिश्ती संप्रदाय है वो इस्लामी कानून को मानते थे, क्योंकि ये बासरा वाले हैं दोनों। ठीक है, और सौहार्दवर्दी। तो टोटल मिला के सूफी की जो दो शाखाएं थी, यानी जो सूफी थे उनके एक तो थे चिश्ती और जो दूसरे थे वो थे सौहार्दवर्दी, सौहार्दवर्दी।
अब ध्यान देना इनमें क्या अंतर है, दोनों इस्लामी कानून को मानते थे, लेकिन जो चिश्ती है, चिश्ती क्या करते थे, निर्धन लोगों के बीच रहना, झोपड़ियों में रहना, बहुत ज़्यादा शानो शौकत नहीं, बहुत ज़्यादा भौतिक सुखों का आनंद नहीं, उस टाइप की चीज़ों में विश्वास करते थे। जबकि सौहार्दवर्दी उच्च वर्गीय थे, यानी उच्च वर्गीय का ये मतलब इनको गरीबी वगैरह से पसंद नहीं था, ये महलों में रहना, इंजॉय करना, इस टाइप के लोग थे, यानी ये नॉर्मल थे, साधारण थे, और ये थोड़ा सा अपने आप में क्या थे, हाई क्लास के लोग थे जो गरीबी वगैरह में रहना पसंद नहीं करते थे। इनमें ये भी एक प्रकार का डिफरेंस है, ये आपसे पूछा नहीं जाता है। और इसी क्रम में एक नया टर्मोलॉजी चला, समा। समा क्या होता था, समा ये सूफी गायन की एक शैली थी, ठीक है, सूफी गायन शैली, सूफी गायन की एक प्रकार की क्या थी, शैली थी, जिसको क्या बोला गया, समा बोला गया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो गुरु, अब ये तो सूफी वगैरह की होगी, आप थोड़ा सा अब कबीर वगैरह भी है यहाँ, कबीर वगैरह के बारे में भी दिया था इस दौरान जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस टाइम पीरियड में कबीर वगैरह के बारे में भी दिया, लेकिन वो मैं पढ़ा नहीं रहा क्योंकि देखो उतना आता नहीं है उससे फैक्ट वगैरह, कबीर के गुरु कौन थे, कबीर किस उसके थे, इस टाइप के क्वेश्चन तो हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक गुरु ग्रंथ साहिब सुना होगा आपने, सिखों का पवित्र ग्रंथ, उसमें दोहे किसके हैं, रैदास के हैं, ठीक है। देखो गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में दोहे लिखो, गुरु ग्रंथ साहिब में दोहे किसके हैं, रैदास के भी हैं, ठीक है। साहिब में दोहे रैदास की, ये एक पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा लास्ट के कुछ फैक्ट हैं, एक हुमायूं नामा सुना होगा आपने, वो किसने लिखी है, गुलबदम बेगम ने, हुमायूं की आत्मकथा है, हुमायूं के बारे में लिखा है, ठीक है। हुमायूं नामा लिखो, हुमायूं नामा, ये किसने लिखी है, गुलबदम बेगम ने। हुमायूंनामा किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने लिखी है, ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा भारत में नायक का खिताब किसको दिया जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक संगीतज्ञ थे जिनको नायक का खिताब मिलता है, नायक कहा जाता है उनको, भारत में नायक का खिताब ये मिलता है अमीर खुसरो को। किसको मिलता है, अमीर खुसरो, मोस्ट इंपोर्टेंट। और अमीर खुसरो भारत में तबला प्लस जो तबला वगैरह है, और तबले के साथ साथ दूसरा सितार, उसका जनक माना जाता है, ठीक है। तबला प्लस सितार का जनक, सितार का जनक किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। और ये अमीर खुसरो को नायक का भी क्या दिया गया है, खिताब दिया गया है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है राग दर्पण, इसका फारसी में अनुवाद किसके समय में हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के समय, ठीक है। तो लिखो राग दर्पण का फारसी अनुवाद, यानी फारसी में ट्रांसलेशन किया गया है, वो किसके समय हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय, ठीक है। ये इसको ध्यान रखना। और ये जो राग दर्पण है, ये नाम से ही लग रहा है किस चीज़ पे, भारतीय संगीत की मानक ग्रंथ माना जाता है इसको, यानी एक प्रकार का संगीत का क्या है, ग्रंथ है, संगीत ग्रंथ है, मानक ग्रंथ है। इसका फिरोज शाह तुगलक के समय क्या हुआ था, इसका फारसी में ट्रांसलेशन हुआ था। और जो राग दर्पण है वो किसके द्वारा लिखी गई, वो सब चीज़ें अभी फिलहाल नहीं देखनी, वैसे फिर इसके ये है, ये पता होना चाहिए। अब दो फैक्ट बता रहा हूँ लास्ट के, एक मिताक्षरा के लेखक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, विज्ञानेश्वर, ठीक है। मिताक्षरा बहुत आता है पेपर में कि किसने लिखी है, ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। दो बता रहा हूँ लास्ट के, एक लिखो मिताक्षरा के लेखक, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। मिताक्षरा के लेखक क्या लिखोगे, विज्ञानेश्वर, क्या लिखोगे, विज्ञानेश्वर, ठीक है। एक ये लिखो विज्ञानेश्वर। और अंतिम जो है पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है, पद्मावत सुपर इंपोर्टेंट, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी। ये था आपका आज के मध्यकालीन भारत के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। अब एक चीज़ आपको ध्यान देने की है, यहाँ से मेडिवल हिस्ट्री के जो वीडियो आएंगे मैक्सिमम तीन से ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है। उसमें अधिकांश पोर्शन मुगल राजवंश का होगा, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक मुगल और एक इन लोगों की स्थापत्य कला वगैरह, जैसे कहीं पूछता है बीबी का मकबरा कहाँ है, किसने बनाया था, औरंगाबाद में किसने बनाया था, ठीक है। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, शाहजहाँ ने ये कहाँ बनाया था, ये चीज़ कहाँ है, इस टाइप के। और जैसे इसकी जीवनी, ये अकबरनामा, हुमायूंनामा, इसका मकबरा, इस टाइप की ज़्यादातर क्वेश्चन में लेके आऊँगा। तो 2 से 3 वीडियो अधिकतम मान के चले, जैसे ही वो ख़त्म होगी लगभग नवंबर स्टार्टिंग से हम एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, यानी एंशिएंट हिस्ट्री की 5 वीडियो आप लोगों के लिए आएंगी, ठीक है। एंशिएंट की 5 आएंगी, इसकी 3 आएंगी, यानी आपका ये हिस्ट्री वाला पोर्शन फिर गलत नहीं होने वाला। एनसीईआरटी आपने कर दी कवर, बहुत है, बचता है आपका भूगोल का पोर्शन।
यानी आपकी जो ज्योग्राफी है उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली हमने टॉपिक तो कवर कर दिए, लेकिन वो क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी से। जैसे अभी अभी सचिवालय गार्ड का ही पेपर हुआ था, उसमें वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आपकी ज्योग्राफी की वीडियो लगभग 4 से 5 या 6 वीडियो मान के चलिए, 5-6 वीडियो आपकी वो आएंगी। जैसे ही ज्योग्राफी खत्म होगी आपका जीएस का पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? इकोनॉमी में आपने सिलेबस पढ़ रखा है, साथ ही एनसीईआरटी। पॉलिटी आपने सिलेबस पढ़ लिया है, कंप्लीट है। उसके बाद हिस्ट्री हमने एनसीईआरटी कर दी, कंप्लीट है। ज्योग्राफी हम कर लेंगे कवर, कंप्लीट है। बचता क्या है आप बताइए? वर्ल्ड हिस्ट्री आपने करके, तो हम जैसे ही ज्योग्राफी की वीडियो कंप्लीट करेंगे हम जीएस का पोर्शन बंद कर देंगे, ठीक है। आप लूसेंट वगैरह पढ़ ही रहे होंगे। और उसके बाद बचता है कुछ क्लासेज आपके कंप्यूटर के, यानी 5-6 टॉपिक, 5-6 क्लासेज आपके कंप्यूटर के आएंगे। मैं बहुत तेजी से उसको पढ़ाऊंगा और कंप्यूटर का हम क्या कर लेंगे, चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। अब बताइए, जीएस कंप्लीट, कंप्यूटर कंप्लीट, उत्तराखंड लगभग आपका क्या है, कंप्लीट है। बचता है हिंदी। हिंदी हम जल्दी से कुछ क्लासेस रिवीजन वगैरह की करवा लेंगे तो हमारा हिंदी भी कवर हो जाएगा। करंट अफेयर हमने लास्ट टाइम पे कल एक वीडियो दी थी, उसके बाद कुछ क्लासेस आपकी प्रैक्टिस पे बेस्ड होंगी, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वीडियो एग्जाम में, कहाँ से घुमा सकता है, किस प्रकार से, एक प्रकार का पेपर से हम खेलेंगे, मतलब कि इस तरीके से पूछ सकता है, ये पूछ सकता है रैंडमली। अब उसी में हिंदी भी होगा, उसी में आपका जीएस भी होगा, उसी में कंप्यूटर भी होगा, उसी में आपकी रीजनिंग वगैरह की कुछ क्वेश्चन होंगे। हाँ, रीजनिंग की भी 3-4-5 क्लासेज आपकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके मैं कराऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।